नए साल के जश्न को लेकर बरेली के मौलाना ने फतवा जारी कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा है कि मुस्लिमों को नए साल का जश्न नहीं मनाना चाहिए, ये ईसाइयों का त्योहार है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में नाचना गाना हराम है, शरीयत में ये काम मुजरिमों वाला है, ये एक गुनाह है। नए साल पर जश्न मनाना फक्र की बात नहीं है। तो बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से ये फतवा जारी किया गया है। क्या कहा गया है उनकी तरफ से, सुनिए। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए, इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। तो फतवे में यह साफ साफ कहा गया है और मुसलमानों को, खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं, यह शरीयत की रोशनी में नाजायज है और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। अब नए साल के जश्न को लेकर फतवा जारी करने को शिया धर्म गुरु यासूब अब्बास ने गलत बताया है और यासूब अब्बास ने कहा कि हर बात पर फतवा सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए है, हर किसी को जश्न मनाने का हक है। अल्लाह भी जरा सी बात पर फतवे देने लगे हैं। फतवा किस हैसियत से दे रहे हैं और इस बात पर फतवा दे रहे हैं, ये सब चीज पब्लिसिटी के लिए मौलवी मुल्ला लोग कर रहे हैं। इनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अगर से कोई नया साल मना रहा है, कोई एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है, कोई दूसरे को आने की नए साल की दुआ दे रहा है, तो उसको देने दीजिए। आप नहीं करते तो आप ना कीजिए। आप मजहब इस्लाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? लिहाजा मैं भरपूर तरीके से उन तमाम मौलवी मुल्लाओं की मजम्मत करता हूं जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। विपिन हमारे सहयोगी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। और विपिन, क्या वाकई हैरानगी जताई जा रही है इस तरीके के बयान सामने आने के बाद? क्या कहा जा रहा है इसको लेकर? अब जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये फतवा जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हैं उनकी तरफ से ये जारी किया गया है और साफ तौर पर नए साल के जश्न मनाने को और मुबारकबाद देने को शरीयत की नजर से नाजायज इन्होंने ठहराया। हालांकि इस बात का विरोध अब जो शिया धर्मगुरु है उनके द्वारा किया जा रहा है और वो ये कहते हैं कि आप जश्न मनाते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तालियां बजाते हैं, शोर मचाते हैं या फिर नाचते गाते हैं, खान पान करते हैं, तो ये सब शरीयत के लिहाज से गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उनका विरोध भी होना शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ लोग इस फतवे को मानेंगे भी, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह के फतवे को नाजायज ठहराया जा रहा है। लेकिन मौलाना अब भी अपनी बात पर कायम है और फिलहाल नए साल के जश्न को लोगों को मनाने ना मनाने की अपनी तरफ से दलील देते हुए नजर आ रहे हैं। आगे भी नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विपिन आपका। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना में आज फिर बीपीएससी परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। प्रदर्शनकारी छात्र 70वीं बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग पर डटे हुए। फिर से परीक्षा की मांग कर रहे ये बीपीएससी के छात्र हैं। पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज पटना के गांधी मैदान में बुलाई गई छात्र संसद में बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे और जोरदार नारेबाजी की। हालांकि बीपीएससी ने यह साफ कर दिया है कि पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। इस बीच छात्र संसद को देखते हुए प्रशासन ने गांधी मैदान के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया था, फिर भी छात्र यहां पहुंचने में कामयाब रहे। गांधी मैदान पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। अभ्यर्थी जिला प्रशासन की मनाही के बाद भी गांधी मैदान पहुंचे। छात्रों के इस प्रदर्शन को जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर का भी समर्थन मिला। उन्होंने छात्रों के साथ बात की और राजभवन मार्च को स्थगित कर कल गांधी मैदान में छात्र संसद की बात कही और सरकार को चेतावनी दी। बिहार लोकतंत्र की जंगी है, कोई नेता, कोई नीतीश कुमार इसको लाठी तंत्र नहीं बना सकते हैं। कोई नेता बिहार के लोकतंत्र को लाठी तंत्र नहीं बना सकता है। और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो चुनाव के नाम पर खेल कर रही है। उनके ही निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली में 12% वोटों में हेरफेर की कोशिश की गई है। मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर कई विधानसभा क्षेत्रों में फर्जी पहचान पत्र बनवाने जाने के आरोप लगाए। उन्होंने कई कागजात भी दिखाए और चुनाव आयोग से जांच की मांग कराते हुए कहा कि 24 दिसंबर और उसके बाद 40 से 50 साल के हजारों लोगों ने पहचान पत्र के लिए आवेदन किए गए। ये कहां से आए? मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि इन 2000 में से 2 एप्लीकेशन भी 18 और 19 साल की नहीं है। सब 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 साल के लोग हैं। ये 80 साल के आदमी कहां से आ गए वोट बनवाने?
और वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर अपनी पत्नी अनीता सिंह के ही वोट कटवाए जाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा है कि यह संजय सिंह का पारिवारिक झगड़ा है। जहां के विधायक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहां पर हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी, और एक बार नहीं दी, दो बार दे दी, 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ। संजय सिंह सम्मानित सांसद हैं और भाभी जी तो आदरणीय हैं। भाभी जी का वोट आप कह रहे हैं बीजेपी कटवा रही है, तो संजय सिंह जनाब, 2 महिलाओं ने भाभी जी का वोट कटवाने की एप्लीकेशन जमा कराई। उसमें से एक का नाम है मधु और एक का नाम है सुरेश देवी। अब जरा अपने गिरेबान में झांक के देखिएगा ये दोनों कौन है, नहीं तो भाभी जी से पूछिएगा। और दिल्ली में बीजेपी नेता परवेश वर्मा के घर के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया, 1100 रुपए देने की मांग की। दिल्ली में बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह के घर अचानक मीडिया लेकर कुछ महिलाएं पहुंची और एनजीओ की मदद राशि देने की मांग की। पुलिस ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि यहाँ सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा की महिलाओं को ही पैसे मिल सकते हैं। नई दिल्ली से बाहर की महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में एनजीओ कैंप लगाकर मदद राशि ले सकती हैं। हम इसलिए आए हैं, हमने भाई को देखा, परवेश भाई जो हैं वो 1100 रुपए लिफाफे में रख के दे रहे हैं, हर महिलाओं को दे रहे हैं, अपनी बहनों को दे रहे हैं, तो इसलिए हमने देखा टीवी में, तो मैंने कहा हम भी चलते हैं। अभी दिल्ली से ही आए हैं भाई, यही सुन के आए कि 1100 रुपए तो हमारे भी कुछ काम में आएंगे इस एज में, देख रहे हो। मैं करावल नगर से आती हूँ, ये देखिए मेरा ID कार्ड भी मेरे हाथ में ही है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरी मांग है कि अगर कैंप लगा है तो मुझे बताना भी चाहिए कहाँ पे लगा हुआ है। देखिए हम आए यहाँ से, जो यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है, इन्होंने हमें पहले, जैसे हम आगे बढ़ने लगे, हम तो सीधा वहीं जा रहे थे, हमें नहीं पता कौन आया पीछे कौन नहीं आया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ओखला से हूँ, मेरा नाम मरियम सिद्दीकी है। मैं आज इसलिए यहाँ पर आई हूँ, मैंने एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होती हुई देखी। राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म है और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठाया और कहा है कि भारत में भी जर्मनी की तरह बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में आज ईवीएम को लेकर फिर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आज भी जर्मनी में बैलेट पेपर से वोट किया जाता है, लेकिन भारत में ईवीएम का खेल जारी है। अविश्वास जब ईवीएम पे हुआ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, तो सुप्रीम कोर्ट का वहां का फैसला है कि अगर आप ईवीएम इस्तेमाल करेंगे वोटिंग तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। जर्मनी जैसा देश जहां पर अभी भी बैलेट से वोट पड़ रहा है और हर स्तर पे जो चुनाव होता है वो बैलेट पे होता है, कहीं ना कहीं भारत में भी वो भरोसा, वो ट्रस्ट हमें डेवलप करना पड़ेगा अपने वोटिंग सिस्टम और अपनी संस्थाओं के प्रति, जो अभी हम लोग खो रहे हैं भरोसा। इससे पहले उन्होंने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से भारत आए भारतीय मूल के सांसद राहुल कुमार कंबोज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की लंबी बातचीत हुई। राहुल कंबोज ने भी जर्मनी में बैलेट पेपर से चुनाव कराने के फायदे गिनाए। और यूपी के पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने हनुमान जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने कहा, हनुमान जी का जन्म राजभर जाति में हुआ था। जब राम लक्ष्मण जी को रावण पतालपुरी में ले गया था, तो पतालपुरी से निकालने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। अगर वो निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा, जानते हैं कौन? हनुमान जी को हिम्मत पड़ी। हनुमान जी पतालपुरी से निकाल के ले आए राम और लक्ष्मण जी को। अब आप लोगों, बहुत से लोगों ने वही किया, हनुमान जी के राजभर बता। अभी गंगा में बुजुर्ग बहन जब छोटवरका लड़का झगड़ा करा न सर, छोटका लड़कवा जब आपस में लड़ल सर, तो वो पुरनिया कह चला जो दादा हमने का बहन जाए दई भर बानर हम सर कहल की ना कहा। हनुमान जी कह रहा बानर भर बानर। और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भगवान न करे कभी किसी औरंगजेब की नजर सनातन धर्म पर पड़े। उज्जैन के राजा बाबा महाकाल की भव्य आरती आज सुबह की है। महाकालेश्वर धाम में आज की भस्म आरती में केंद्रीय गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें आज 5 साल बाद बाबा के दर्शन का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आज महाकालेश्वर धाम का जो कायाकल्प हुआ है, कॉरिडोर के साथ मंदिर का जो भव्य रूप है, वो अद्भुत है। ये जो मृतलोक है उसके सर्वोपरि देवो देव महादेव हैं और मैं तो 5 साल बाद आया। यहाँ का दृश्य अद्भुत दृश्य बना है। वो दृश्य
जो दृश्य की कल्पना किसी ने नहीं की थी। मैं नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए कोटि धन्यवाद दूंगा, यहाँ के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, यहाँ के भक्तजनों को धन्यवाद दूंगा। भगवान न करे पूरे देश में कभी किसी औरंगजेब की नज़र हिंदू धर्म सनातन पर ना पड़े। और महाराष्ट्र के परभणी में महिला को जिंदा जलाने वाले पति को पकड़ा जा चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के परभणी जिले में दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि महिला ने 3 लड़कियों को जन्म दिया था। इसी बात से नाराज होकर हैवान पति ने अपनी पत्नी को जिंदा आग के हवाले कर दिया। आग में झुलसी महिला को इलाज के लिए परभणी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक परभणी के रहने वाले कुंडलिक उत्तम काले नाम के शख्स ने अपनी पत्नी मैना कुंडलिक को जिंदा जलाया है। एक के बाद एक लगातार उसे 3 बेटियां हुई थी। इसके चलते वो आए दिन अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। मृतक महिला की बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसकी तहरीर के आधार पर परभणी के कोतवाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने घटना को देखते हुए बीएनएस की धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि जली अवस्था में महिला जब मदद के लिए दुकान और दूसरे घरों में पहुंची तो वहां भी आग लग गई थी। और यूपी के लखनऊ में मेट्रो स्टेशन के पास नगर निगम की टीम को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा और कई महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी हुई। और इसी बहाने लखनऊ के इंदिरानगर स्थित मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां अवैध रूप से कूड़ा उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोप है कि इस दौरान नगर निगम की टीम पर हमला हुआ है। मेयर का आरोप है कि कूड़ा उठाने का काम उन्होंने कंपनियों को दिया था। बावजूद इसके अवैध ठेली वाले काम में जुटे हैं, जिन्हें एक प्लॉट से हटाने के लिए निगम की टीम पहुंची। दबंगों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोप है कि इस दौरान एक महिला सुपरवाइजर के साथ बदसलूकी की गई। हमलावरों ने निगम कर्मियों के पर्स और मोबाइल भी लूट लिए। निगम के मेयर का आरोप है कि कई ठेले वाले बांग्लादेशी हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं। मैं खुद कर रही हूँ कि मेरे अधिकारियों को क्यों मारा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बिजली विभाग ने वहाँ पे कनेक्शन दे रखा है और कनेक्शन 2 किलोवाट का है और 50 घरों पे लाइट चल रही है 2 किलोवाट से। मेयर ने बिजली चोरी के लिए लगे कनेक्शन को कटवाया है। प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा है। वहीं नगर निगम की टीम जो है, जो ठेलिया से कूड़ा वगैरह उठाते हैं, उनको के खिलाफ एक अभियान चल रहा था। उस पे जो नगर निगम की महिला अधिकारी भी थी, उनके साथ भी अभद्रता की गई कुछ लोगों के द्वारा। और सूरत में पत्नियों से परेशान पतियों ने प्रदर्शन किया और पुरुष आयोग बनाए जाने की मांग की। गुजरात के सूरत में पत्नियों से पीड़ित पतियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आदमी नहीं एटीएम, मेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, सेफ फैमिली सेव नेशन जैसी तख्तियों को लेकर प्रदर्शन किया। एक शख्स की तख्ती पर 2014 से 2022 तक पुरुषों के सुसाइड केस के आंकड़े लिखे हुए थे। सभी प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लेकर महिलाओं को मिले अधिकारों के दुरुपयोग किए जाने और पुरुष आयोग बनाए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बेंगलुरु के अतुल सुभाष सुसाइड केस को लेकर इंसाफ की मांग की। आज की तारीख में ऐसा हो रहा है कि कई सारी महिलाएं फेक केस कर रही है पुरुषों पे, जहां पे ये साबित भी हो जाता है कि ये केस एक गलत केस किया गया था, तो भी न्याय में उनके लिए कोई भी दंड का प्रावधान नहीं रखा गया है। तो हम ये चाहते हैं, हमारी संस्था ये चाहती है कि पुरुषों के लिए भी एक आयोग बने और हम पुरुष लोग भी अच्छे से न्याय प्राप्त कर सकें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बाबा श्री केदारनाथ और बाबा श्री बद्रीनाथ दोनों तीर्थ स्थलों की ये तस्वीरें आज की हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों जगह किस तरह बर्फबारी हो रही है। श्री केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी के बाद आज हल्की धूप खिली है, जिसके बाद मंदिर के आसपास की पहाड़ियां चांदी की तरह चमक उठी। प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। धाम में अब तक 2.5 फुट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। इस बर्फबारी की वजह से नंदी बाबा भी बर्फ में ढक गए हैं। ये तस्वीरें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जारी की है, जहां देख सकते हैं लगातार बर्फबारी जारी है। बर्फबारी का असर केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों पर भी पड़ा है। वहां पर करीब 60 मजदूर काम कर रहे थे, जो अब नीचे सोनप्रयाग लौट रहे हैं। इधर श्री बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी से प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिल रहा है। मंदिर के चारों ओर जमी बर्फ की चादर इसे और अधिक दिव्य और भव्य बना रही है। पहाड़ों की चोटियां लगभग पूरी तरह से बर्फ में ढक गई है। आसपास की धर्मशाला और घरों के मंदिर की छतों पर भी बर्फ की मोटी चादर देखी जा सकती है। और जम्मू कश्मीर के बनिहाल में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। यहां भी लोगों को भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। रेल की पटरियों पर बर्फ दिख रही है। बर्फ को हटाकर रेल का परिचालन शुरू किया गया। रेल पटरी पर चल रही है और दोनों तरफ पर्यटक बर्फ का मजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें बनिहाल की हैं, जहां बर्फबारी जारी है। श्रीनगर से पहले बनिहाल में ही पर्यटकों को बर्फबारी का नजारा मिल रहा है। बर्फबारी की वजह से यात्रियों को कुछ दिन और यहाँ ठहरना पड़ रहा है। अब देखिए डल झील में चलती है शिकारे का नजारा। बर्फबारी के बीच पर्यटकों को इसकी सैर काफी लुभा रही है।
हम लोग ने सबसे पहले डिसाइड किया यहाँ पे आने का। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। एक्सपीरियंस बहुत सही था, बहुत ही अच्छा था। वी लव कश्मीर, हम हर साल विजिट करते हैं। इस बार थोड़ा सा इट वाज एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस क्योंकि सोनमर्ग में हम फंस गए थे, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ पे चल भी पाएगा शिकारा, बट स्टिल इट्स वेरी गुड। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पर्यटक यहाँ पे पहुंचे हैं वो इस मनमोहक नज़ारे का जो है लुत्फ ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से शिकारा में जो है विभिन्न राज्यों से आए पर्यटक यहाँ पे पहुंचे हैं। और दक्षिण कोरिया में एक बड़ा विमान हादसा हुआ। हादसे के शिकार कोरियन विमान हादसे में ही 181 यात्री सवार थे, जिसमें 179 लोगों की मौत की खबर है। पूरा का पूरा विमान जैसे आग के गोले में तब्दील हो गया है। काले धुएं का गुब्बारा आसमान छू रहा है। बताया जाता है कि कोरिया का ये विमान लैंडिंग के दौरान मुआन शहर के रनवे से फिसलकर एक बाढ़ में टकरा गया, जिसकी वजह से विमान में आग लग गई, जिसके बाद तत्काल राहत और बचाव दल काम में जुट गया, लेकिन तब तक आग में यात्री झुलस चुके थे। बताया जाता है कि विमान 181 लोगों को लेकर बैंकॉक से लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया। दक्षिण कोरिया के आपातकालीन कार्यालय के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। आग में झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इससे आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अजरबैजान में विमान हादसे के 2 दिन बाद दुनिया साउथ कोरिया में हुए प्लेन क्रैश से दहल गई है। यह हादसा भारत के बेंगलुरु में 2010 की एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट क्रैश जैसा था, जिसमें 158 लोगों की मौत हो गई थी और सिर्फ 8 लोगों की जान बच पाई थी। और भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए 2024 उपलब्धियों से भरा वर्ष रहा। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत यह साल बड़े रक्षा सौदों के अलावा घातक आधुनिक स्वदेशी हथियारों के विकास से जुड़ा रहा। यह खास रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार देश की सरहदों को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र पर खास जोर दे रही है। 2023-24 के मुकाबले 2024-25 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 4.79% की बढ़ोतरी करते हुए 6.21 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 2024 में भारत के डिफेंस सेक्टर की तस्वीर क्या रही, आइए देखते हैं। मार्च में मिशन दिव्यास्त्र के तहत भारत ने DRDO के विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। वैज्ञानिकों ने MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का सफल टेस्ट किया। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है और इसकी जद में उत्तर चीन से लेकर यूरोप के कुछ क्षेत्र भी आते हैं। भारत ने अमेरिका के साथ 32,000 करोड़ की प्रेडेटर ड्रोन की डील की। इसके तहत भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन मिलेंगे। 15 नेवी, 8 एयरफोर्स और 8 थल सेना के लिए है। अक्टूबर में टाटा एयरबस फैसिलिटी का उद्घाटन पीएम मोदी और स्पेन के पीएम ने किया। वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में 40C-295 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। भारतीय सेना को जल्द ही स्वदेशी 80 मशीन पिस्टल मिलेंगी। दिसंबर में DAC ने 21,772 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी।